नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव के ट्रेंड आपने देख लिए होंगे और अब तक ये ट्रेंड नतीजों में बदल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इसमें उलटफेर होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। जिस दिन से बिहार चुनाव का शोर शुरू हुआ था, लगातार मैं ये कह रहा था कि किसी को नहीं पता है कि क्या होना है। लगातार मैं इशारा कर रहा था कि YouTube पर जो भाजपा विरोधी चैनल्स हैं, हमारे तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, वो जो डेटा दे रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, वो बेकार का सर्वे है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिजल्ट के आसपास कहीं नहीं आने वाला है। मैंने ये भी बात कही थी कि जितने सारे आपके सामने एग्जिट पोल आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये सारे हवा में है, तुक्के हैं। कुछ सही साबित होंगे, कुछ गलत साबित होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बहुत साफ दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी कांग्रेस और महागठबंधन जो पूरा है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस मूलतः इसमें है और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसकी गड़बड़ियां पहले दिन से दिखाई दे रही थी, जिस पर हमने बहुत डिटेल से बात की है। आप जरा सोचिए, राहुल गांधी की एक यात्रा होती है, जबरदस्त यात्रा होती है, समर्थन मिलता है और उसके तुरंत बाद एक खामोशी आ जाती है। गठबंधन आखिरी डेट तक फाइनल नहीं होता है। एक एक सीट पर दो दो उम्मीदवार दिखाई देते हैं। बातचीत कभी टूटती नजर आती है, कभी कोई लिस्ट जारी कर देता है, कभी कोई लिस्ट जारी कर देता है और कुल मिला जुलाकर बहुत साफ हो गया कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। यह लोकसभा चुनाव में भी हुआ था और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हजार बातें की जाएंगी, कहा जाएगा कि 10-10 हजार रुपए जो दिए उसकी वजह से नीतीश कुमार जीत गए। भाई, जो सत्ता में होगा वो इस तरह की योजनाएं ले आएगा कि चुनाव जीते। हद से हद यही था कि चुनाव के बीच में जो 10,000 रुपए दिए गए, चुनाव आयोग अगर कांग्रेस की सरकार होती या आरजेडी की सरकार होती तो वो नहीं करने देता। लेकिन जीतने की कोशिश सब करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और आपको पहले से पता था कि इस तरह की कोशिश हो रही है। 55,000 करोड़ रुपए की पिछले 6-7 महीने में स्कीम्स लेकर आए थे नीतीश कुमार। तो ये तो आपको पहले से पता था। इसके मुकाबले के लिए आपने क्या तैयारी की थी? यही तैयारी थी कि आपस में लड़ रहे थे। यही तैयारी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने आरजेडी को बाकायदा सीट्स दी थी और इकलौता जो उम्मीदवार आरजेडी का जीता था उसको मंत्री बनाया था, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंत तक लटकाए रखा और उसके बाद आपने उनको एक भी सीट देना सही नहीं समझा। यह तैयारी थी, यह महागठबंधन है। जेएमएम ने आपका विरोध नहीं किया, आपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए, लेकिन कह दिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे। आदिवासी इलाकों में इसका असर हुआ होगा। इसके अलावा भी क्या था? कभी भी ऐसा नहीं लगा कि महागठबंधन बहुत मिलजुल कर चुनाव लड़ रहा है। अपनी अपनी चिंताएं दिखाई दी, अपनी अपनी बातें दिखाई दी। कभी मुकेश साहनी नाराज तो कभी कोई नाराज। ऐसा नहीं है कि उधर दिक्कत कम थी, लेकिन उधर सत्ता है और सत्ता के पास होता है एक चुंबक जो सबको बांध के रखता है। सत्ता के पास फाइलें होती हैं, सत्ता के पास पैसा होता है और सत्ता के पास फिर से लौट के आने की उम्मीद होती है। और जब मैं सत्ता की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बिहार की सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय सत्ता की बात कर रहा हूं। लोगों को पता है कि यहां अगर चुनाव हार भी गए तो हो सकता है सेंटर में सेट कर दिया जाए, कोई मंत्रालय मिल जाए, कुछ और मिल जाए। और लोगों को यह भी पता है कि अगर धोखा दिया तो कोई फाइल खुल जाए और जेल के दरवाजे खुल जाएं, ईडी आ जाए, कुछ और हो जाए। इसलिए लोग तमाम परेशानियों के बावजूद चुपचाप बने रहते हैं और अपना अपना चुनाव लड़ते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास सत्ता नहीं होती है तो इस तरह का कोई बंधन नहीं होता है। थोड़ी सी बात राजनीति पर करनी बहुत जरूरी होगी। राहुल गांधी एक नेता के रूप में सारी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन समस्या संगठनकर्ता की है। अब कांग्रेस में उनको लंबा समय हो गया, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष भले खड़गे जी हों, लेकिन सब जानते हैं कि राहुल गांधी से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं होता। राहुल गांधी ही तय करते हैं कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा। और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी गांधी परिवार और राहुल गांधी की ही पसंद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी शानदार आदमी हैं, एक बार की मुलाकात है मेरी। बहुत प्यारे, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन उनकी जरा उम्र देखिए। क्या इस उम्र में जब शारीरिक अक्षमताएं उनके साथ हैं, बीमारियां, परेशानियां उनके साथ हैं, तो कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए वो सबसे उचित व्यक्ति हैं? इस बात पर जरा आप सोचिएगा। उनसे निजी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दलित हैं, जीवन भर संघर्ष किया है, कांग्रेस में रहे हैं और हर तरह से भले आदमी हैं। लेकिन क्या अध्यक्ष होने के लिए जो डायनामिक होने की जरूरत है, भागने दौड़ने,
लगातार लोगों के टच में रहने, फोन करने और बाकी सब की जरूरत है। क्या खड़गे साहब उसको पूरा करते हैं? मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब इस समय जब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां कायदे से निभा सकते हैं। इसलिए नहीं कि उनके व्यक्तित्व में कोई दिक्कत है, इसलिए कि वो जिस उम्र में है उस उम्र में इतना सारा तनाव लेना, इतनी सारी चीजें करना संभव नहीं होता। और जो टीम उनकी है वो ये सब करती हुई उस ऊर्जा से नजर नहीं आती जिस ऊर्जा से कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी, आज जानते हैं आप जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। मैं तो सुबह से लगातार उसी पर लिख रहा हूं, वही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीति करनी है या फिर राम मनोहर लोहिया की राजनीति करनी है, यह बात समझना राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है मुश्किल हो रहा है। कभी वो नेहरू के रास्ते पर चलते दिखते हैं, कम दिखते हैं, ज्यादा वो लोहिया के रास्ते पर चलते दिखते हैं। लोहिया के रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास संरचना नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोहिया के रास्ते पर नहीं चल सकती है, यह बात बिल्कुल साफ है। तो कांग्रेस कुल मिलाजुलाकर इस समय किस तरह की राजनीति करेगी यह तो वही तय करेगी। लेकिन बिहार चुनाव दो बातें बहुत क्लियर करते हैं। पहली बात तो यह कि आपका सामाजिक आधार नहीं है, और दूसरी बात यह कि संगठन बनाने की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। मैं नहीं जानता कृष्णा अल्लावरू ने कैसा काम किया, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की राजनीति दो तरह की होती है, और अगर हर महत्वपूर्ण पद पर दक्षिण भारत के लोग होंगे तो वो बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत डेडिकेटेड लोग होंगे, बहुत ईमानदार लोग होंगे, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति नहीं कर पाएंगे, इतना तो तय है। यहां पर मैं कांग्रेस की बात थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, बात करते हैं आरजेडी की। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो दिल को बड़ा रखना चाहिए, और अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा में कांग्रेस को जितनी सीटें दी, हकीकत यह है कि ना तो कांग्रेस का संगठन और ना ही कांग्रेस की स्थिति उस लायक थी। अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में बमुश्किल 2 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस, और वो भी बस जीत गई थी। उसमें से एक सीट तो प्रमोद तिवारी वाली है जहां उनकी बेटी मोना जी जीती थी, और दूसरी सीट जो है वहां से बस यह था कि एक उम्मीदवार लगातार कई बार हार चुके थे तो उनको जनता ने जिता दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी की किसी मेहनत या कांग्रेस की कोई संगठन की भूमिका नहीं थी, यह बात बिल्कुल सच है। इसके बावजूद उदार दिल से, उदार हृदय से अखिलेश जी ने कांग्रेस को टिकट दिए, कांग्रेस को सीटें दी। देवरिया से आप देखिए, जहां से मैं आता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। देवरिया में कांग्रेस का कोई बड़ा आधार नहीं बचा है। कांग्रेस का आखिरी बड़ा नेता राजमंगल पांडे थे, जो बाद में दूसरी पार्टी में चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं है। और देवरिया के अंदर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा आधार है। मैं एक सीट का एग्जांपल लेके बस चल रहा हूं। लेकिन वहां उन्होंने कांग्रेस को सीट दी, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने भले भीतरघात किया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश बाबू के लिए शानदार संघर्ष किया, शानदार प्रचार किया, और अखिलेश जी बिल्कुल पास आकर हारे, अच्छी लड़ाई लड़े। और इसके अलावा कांग्रेस को भी काफी सीटें मिली, और समाजवादी पार्टी प्रदेश में नंबर 1 बन के उभरी। किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समय में अखिलेश यादव की पार्टी नंबर 1 बन के उभरेगी। यह अखिलेश यादव के बड़े दिल का मामला था, जो मैं खुलेआम यहां पर स्वीकार कर रहा हूं। मुझे ना अखिलेश यादव से मेरी कोई दोस्ती है, ना राहुल गांधी से, ना किसी और से। मैं नेताओं से बहुत दोस्ती करने या नेताओं के बहुत करीब जाने की कभी बहुत कोशिश भी नहीं करता। लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, स्वतंत्र आप पत्रकार कहना चाहें, लेखक कहना चाहें, जो भी आप मुझे समझते हो, उसके रूप में मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, जिसका फायदा उनको लोकसभा में मिला और विधानसभा में भी मिल सकता है। लेकिन इसके उलट आप देखिए, बिहार के अंदर इस तरह का बड़ा दिल देखने को नहीं मिला। पप्पू यादव कांग्रेस में सीधे नहीं है, लेकिन किसी कांग्रेसी से ज्यादा कांग्रेसी की तरह बिहेव करते हैं। अंदर की कहानी क्या है जाने दीजिए। लेकिन लगातार यह दिखा कि पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति है। भले पप्पू यादव ने कई बार तेजस्वी की तारीफ की। पप्पू यादव जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा कराया और बयान दिया बाकायदा कि किसी को भी वोट दो, पप्पू यादव को वोट मत देना। नतीजा क्या हुआ? पप्पू यादव तो चुनाव जीते, लेकिन वहां पर बिना मतलब तेजस्वी यादव का जो है कैंडिडेट हारा भी, और एक अजीब से तनाव की स्थिति पैदा हुई।
आरजेडी का कैसा प्रदर्शन रहा लोकसभा में और बाकी पार्टियों का कैसा रहा वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। इस बार भी टिकट वितरण को लेकर, सीटों को लेकर इसी तरह का तनाव दिखाई दिया। बड़ा दिल दिखाकर पहले ही बैठकर दोनों को, तीनों चारों जो पार्टियां थी उनको सहमति बना लेनी थी, लेकिन वो सहमति कहीं बनती दिखाई नहीं दी। आखिरी टाइम तक दो कैंडिडेट दिखाई दिए, कभी कोई बयान आ रहा है, कभी कोई बयान आ रहा है। अल्लाह वरू के साथ कहीं बदतमीजी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। जनता में आप मैसेज क्या दे रहे हैं ये देखिए, नंबर 1। नंबर 2, आरजेडी इतने लंबे समय में अपना आधार बड़ा नहीं कर पाई है। उसका वोट बैंक है और जबरदस्त वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक के चलते उसका वोट परसेंटेज कोई कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। लेकिन इस वोट बैंक के बाहर जो व्यापक समाज है, उस व्यापक समाज को किसी तरह से जोड़ने में बहुत कामयाब नहीं हुई है राष्ट्रीय जनता दल। इस पर उनको फिर से सोचना होगा अगर लंबी राजनीति करनी है। लालू जी का समय बीते 20 साल हो गया और लालू जी की राजनीति सारी जिंदगी नहीं चलेगी। समय बदलता है तो आपको अपनी राजनीति भी बदलनी होती है, अपने पार्टनर्स भी नए बनाने होते हैं, अपने नए सामाजिक आधार को ढूंढने होते हैं और नए सामाजिक वर्गों से लोगों को नेतृत्व में लाना होता है ताकि उन्हें भरोसा हो कि वो आपका हिस्सा है। अगर किसी एक जाति या किसी एक धर्म की पार्टी बनी रहेगी तो उसका नुकसान यह होगा कि बाकी सब आपके कैंडिडेट्स पर ध्यान नहीं देंगे, और ऐसे में वोट परसेंटेज आपका कितना अच्छा हो, लेकिन चुनाव जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है आरजेडी की, जिससे आरजेडी बाहर निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात आप देखिए, परिवार के अंदर का व्यर्थ का विवाद। हालत यह है कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो अपने यहां तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तेजस्वी भी जो हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो थोड़े से वोटों से पीछे चल रहे हैं, वो भी राघवगढ़ जैसी विधानसभा से, जो उनकी पारिवारिक विधानसभा रही है, वहां से अगर शुरू से वो आगे नहीं चल रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक है। भले 100-150 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा शर्मनाक है। परिवार के अंदर ये जो कला हुई, जिस तरह से वो कला सड़क पर आई, उसके बाद वीडियोज आए, बाकी सारा कुछ आया, उसने भी अपने तरीके से नुकसान तो पहुंचाया होगा। इस पर भी पार्टी को सोचना चाहिए था। दो भाई थे, आपस में बैठकर बात कर सकते थे, खासतौर पे तब जब ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव था आरजेडी के लिए। अगली बार देश के हालात क्या होंगे, बिहार के हालात क्या होंगे, ये अभी से तय कर पाना लगभग असंभव है। बाकी आप देखिए, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस बार नंबर 1 पार्टी हो सकती है, और आरजेडी जो पिछली बार नंबर 1 पार्टी थी वो नंबर 3 पार्टी हो सकती है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, जो रुझान आ रहे हैं उसमें 33-34 सीटों पर सिर्फ बढ़त दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल की, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है उस पार्टी के लिए जो पिछली बार सरकार भले ना बना पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और सारा दोष कांग्रेस के ऊपर डाल दिया गया था कि इतनी सीटें दी गई फिर भी इन्होंने जीता नहीं। ये कोई देखने नहीं गया था कि पिछली बार भी और कांग्रेस को इस बार भी ज्यादातर वही सीटें दी गई हैं जो विनेबल सीटें नहीं थी। जिन सीटों पर हार तय थी वही सीटें उठाकर कांग्रेस को दी गई हैं। भले संख्या बड़ी दिखाई दे रही है तो बहुत क्लियर है कि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद नहीं थी। प्रशांत किशोर जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो अब हिमालय पर चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 34 या 35 कुछ सीट कही थी उन्होंने कि इससे ज्यादा अगर जनता दल यूनाइटेड की आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपना काम कर दिया है। उनका काम था भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पे पहुंचाना। जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन था उसको देख के कोई भी समझ सकता था, और उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। बात ओवैसी की भी करनी पड़ेगी। जब ओवैसी को गठबंधन में लेने की बात थी और उसका लगातार विरोध हो रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि बैठकर सोचना चाहिए, ओवैसी को गठबंधन में लेने में कम से कम मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं है। गठबंधन में आते तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं ओवैसी को सेकुलर मानता हूं। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे एएमआईएम हो, अगर केवल एक धर्म के नाम की राजनीति करती है तो मैं उसको सेकुलर नहीं मान सकता। ऐसी पार्टी मेरे लिए सेकुलर नहीं है, लेकिन उसका सीमांचल में अपना एक वोट बैंक है। उसके साथ एक बात और देखिए कि ओवैसी के समर्थक जो हैं वो मुसलमान केवल दरी बिछाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा कुछ लगातार कर रहे थे। और ये सारा कुछ करने के बाद अब ओवैसी जी को बताना चाहिए कि बिहार का मुसलमान क्या करेगा जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। क्या बिहार में मुस्लिम वोट इतने हैं
कि केवल मुस्लिम वोट से सरकार बनाई जा सकती है, अगर एक आध जातियों का समर्थन मिल भी जाए तो भी नहीं। थोड़े मुश्किल हालात हैं, ऐसे में जबान सबको संभालनी चाहिए थी। उन्हें भी संभालनी चाहिए थी जो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह रहे थे, और ओवैसी और उनके लोगों को भी संभालनी चाहिए थी जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर आप वाकई खुद को सेकुलर क्लेम करते हैं और आपके सामने कोई बड़ा सपना है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उस बड़े लक्ष्य के लिए कभी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है तो कभी दो कदम पीछे खींचना पड़ता है। और यह बात मैं सिर्फ ओवैसी से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूं, यह बात मैं आरजेडी से भी कह रहा हूं, यह बात मैं सभी पार्टियों से कर रहा हूं। और सच्चाई यह है, और यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि विपक्ष ने केवल इस चुनावी हार से नहीं, अपने पूरे रवैये से बहुत ज्यादा निराश किया है। चुनाव आयोग की बात तो होगी ही, लगातार हम लोग करते ही रहे हैं। वोट चोरी की बात होती रही है, एसआईआर में जो घपले हुए हैं उनकी बात होती रही है, लेकिन यह सब तो था आपके सामने। इन सब के होते हुए चुनाव लड़ना था, और जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा है, हमारे जैसे लोग बहुत कायदे से इस बात को समझ रहे थे कि जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब यूट्यूबर्स दावा कर रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के यही कह रहा था अपने चैनल पर कि क्या होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। मैंने एक बार ये दावा करने की कोशिश नहीं की कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे। चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन उसके बावजूद आपने किस तरह से चुनाव लड़ा, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस चुनाव आयोग के रहते आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, तो जनता में एक संदेश देते, सड़क पर रहते और कहते हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन चुनाव लड़ना अगर आपने स्वीकार किया तो सीधी सी बात है कि जीत के लिए कोशिश करना, सही तरीके से चुनाव लड़ना, वो आपका काम था जो आपने नहीं किया। पता नहीं हर बार ये होता है और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पता नहीं इससे सबक लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। पता नहीं अगली बार भी इसी को दोहराया जाएगा, नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस और आरजेडी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने समर्थकों को लगातार निराश कर रहे हैं। वीडियो बनाने से, सुंदर सुंदर बातें करने से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव बड़ी अलग जमीनी हकीकत है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस बाकी सारी बातों के बीच इस जमीनी हकीकत को बहुत तेजी के साथ भूलती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।